Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the kinetic energy, potential energy and total energy, and also we will discuss total energy in the term of joule and electron volt. So देखते हैं कि अब हम परमाणु में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा के भी हमने दो रूपों में डिस्कशन करेंगे। पहला जो होगा वो जूल में और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो आप जानते हैं कि K इक्वल टू 1/2 mv² और V की वैल्यू हमने निकाली थी Ze²/2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी mZ² की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² 1/n²। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। या काइनेटिक एनर्जी को देखें तो n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, A1/K2 N2/N1 होल स्क्वायर। इस तरह का रिलेशन फॉर्म होगा। ठीक है ना। इसी के साथ अब हम अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो इसका बेसिक क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा ये एटम था जहाँ पर चार्ज Ze था, ये रेडियस थी, और ये इलेक्ट्रॉन था जिस पर नेगेटिव चार्ज था। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इससे अगर हम देखें, इसको U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल टू आ जाएगा mZ² की पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² 1/n² और माइनस। ठीक है ना, यानी ये भी देखिएगा नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अब हम जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। और इसको E से डिनोट करते हैं, ये K हो जाएगी KE प्लस P। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद -1/8 mZ² की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² 1/n²। ठीक है, ये आ जाएगी कुल ऊर्जा। ठीक है, अब इस तरीके से हम कुल ऊर्जा को अगर हम देखें कि इसका मान हम जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिएगा E इक्वल टू m -1/8 E पावर 4/एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ C इंटू Hc Z² 1/n²। हमने क्या किया, Hc से मल्टीप्लाई और Hc से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये पूरा टर्म जो होगा एक बन जाएगा और इसकी वैल्यू जो होती है R होती है। तो E इक्वल टू -RHc Z²/n²। फॉर H स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए Z की वैल्यू 1 होगी। तो E इक्वल टू -RHc/n²। ये जूल में है। अब इसको देखिएगा, हम और सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये R जो है ये 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ये होता है R की वैल्यू। ठीक है ना, तो जब ये भी वैल्यू पुट कर देंगे और H और C आपको पता है। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग नियतांक। तो इससे H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे अगर हम E की वैल्यू सॉल्व करें nth सेल के लिए तो देखिएगा सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18/n² जूल। ये और जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप रिलेशन जानते हैं, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, या जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En की वैल्यू ये हो जाएगी -2.18/n² इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ eV। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का मान। ठीक है ना, तो चलिए अब हमने देखा कि
ये ऊर्जा का मान है E = -13.6 n स्क्वायर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एनर्जी स्पेक्ट्रम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा E = था -1/8 mz² e⁴ h² 1/n²। और E की वैल्यू अगर देखें तो इससे डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mz² e⁴ 8 ε02 h² 1/n1² - 1/n2²। और ये होता है hc/λ। तो mz² = 4 n1² - n2²। hc इसके अपॉन में लिए 1/λ m e⁴ 8 ε02 h³ c z² 1/n1² - 1/n2²। ये आ जाएगा। और ये होता है वेव नंबर, तरंग संख्या। इसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो ये मान भी निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व करके हम लेमडा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल लेमडा की जो ये 1/λ आया या न्यू बार आया भाई rz² 1/n1² - 1/n2²। ये आ जाएगा। और r की वैल्यू आपको पता है 1.097 × 10⁷ पर मीटर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इससे हम वेव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं या वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहीं से हमने सीरीज का, स्पेक्ट्रम सीरीज का डिवाइडेशन कर दिया गया। स्पेक्ट्रम सीरीज तो ये है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, P4। इतनी सीरीज के लिए हम इनकी अलग अलग वैल्यूएं कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि इनके लिए क्या कैसे रीजन लाई करते हैं। तो देखिएगा ये है n = 1, ठीक है ना। और ये है 2, 3, 4 एंड 5। और इसके बाद जितनी भी हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा n = 1 जो होता है लाइमन सीरीज होती है, लाइमन। n = 2 ये होता है बामर, ये होता है पास्चन, ये होता है ब्रैकेट और ये होता है P4। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे और पहली में आए, कहीं से भी, तो लाइमन सीरीज होगी। कहीं से भी जंप करके दूसरी में आ जाए तो वो बामर होगी। कहीं से भी जंप करके थर्ड में आ जाए तो वो पास्चर होगा। और किसी से भी जंप करके फोर्थ में आए तो ब्रैकेट होगा। और कहीं से भी जंप करके फिफ्थ में आए तो ये फुंड सीरीज होगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब लाइमन सीरीज का जो रीजन होता है, क्षेत्र, वो होता है यूवी रीजन, यानी पराबैंगनी, ठीक है ना, यूवी रीजन। दूसरे का जो होता है ये विजिबल होता है, दृश्य, ओके। और बाकी के जो 3 होते हैं ये इंफ्रारेड, अवरक्त भाग, ठीक है ना। तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। बामर श्रेणी विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र में लाई करती है।
और पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त भाग में लाई करती है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इनके लिए वैल्यूएं क्या होंगी। तो लाइमन के लिए 1/λ = r z² 1/1² - 1/n2² और n2 की वैल्यू 2, 3 और इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरीके से बामर के लिए हो जाएगा 1/λ r z² 1/2² - 1/n2² और n2 की वैल्यू 3, 4 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से पास्चन श्रेणी के लिए 1/λ r z² 1/3² - 1/n2² और n2 की वैल्यू जो होती है वो 4, 5 इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती है। ब्रैकेट जो होगी 1/λ r z² 1/4² - 1/n2² और n2 की वैल्यू 5, 6 अप टू इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है। और फुंड श्रेणी जो होती है 1/λ = r z² 5² - n2² और n2 की वैल्यू 6, 7 अप टू इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ रीजन है, लैम्डा का क्षेत्र जो होता है लैम्डा, तो ये होता है 912 से 1216, 912 से 1216 एंगस्ट्रॉम आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूओं से। इसी तरीके से बामर के लिए होता है 6563, इससे लेकर के 3646 तक, 3646 एंगस्ट्रॉम बामर के लिए हो गया। पास्चन के लिए होता है 18,751 से लेकर के 8,208 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और बस इसके आगे जो है अवरक्त रीजन भी आते हैं लाइमन और बामर के, ये इतनी वैल्यू में होती हैं लैम्डा की, ठीक।